जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 18 अक्टूबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बैकग्राउंड को समझना इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2021 का दिन विश्व इतिहास के काला अक्षर में घोषित किया गया था। क्यों? क्योंकि इसी दिन तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान को। तो उसी समय मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान, तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, तालिबान ने जिस तरह से काबुल पे कब्जा किया है, इससे क्या होगा कि आने वाले समय में कश्मीर में आतंकवाद की घटना बढ़ेगी और लगभग हो वही रहा है। वर्तमान समय में पिछले कुछ सप्ताह से मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर में आतंकवाद की घटना बढ़ रही है। अब आतंकवादी कर क्या रहे हैं? आतंकवादी पहले क्या करते थे? पहले वो नॉर्मली टारगेट करते थे मिलिट्री कैंप को। पहले वो हमारे देश के मिलिट्री कैंप को टारगेट करते थे। अब आतंकवादी क्या कर रहे हैं कि किसी स्कूल हो, कोई जगह हो, वहाँ पे मुस्लिम छोड़ करके अन्य जो लोग होते हैं उसको मारने का काम कर रहे हैं। मसलन मान लेते कोई हिंदू कारीगर हो गया, बौद्ध कारीगर हो गया, जैन हो गया, ईसाई हो गया, एक स्कूल में घुस करके उन्होंने नाम पूछ करके जितने भी हिंदू और सिख लोग थे, वहाँ पे जितने भी शिक्षक थे, उनको मारने का काम किया था। तो इस तरह की घटना आतंकवादी कर रहे हैं, आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो नॉन मुस्लिम हो। अब देखो, ये जो है, इस घटना को देखते हुए हमारे देश के गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर ऐसी घटना बढ़ती रही तो निश्चित तौर पे भारत तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान में। हमारे देश के गृह मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? एक रीज़न है उसका, यह है कि जो ये आतंकवादी पकड़ा रहे हैं, कश्मीर में जो कुछ आतंकवादी पकड़ा रहे हैं, उसके पास वो पाकिस्तान से आ रहे हैं और उसके पास सारे के सारे प्रूफ हमें मिल रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो भारत सरकार ने या भारत के गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर ऐसी घटना नहीं रुकेगी तो वो फिर से तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। अरुणाचल में इजरायली ड्रोन से चीनी सेना की हरकतों पर नज़र। देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है एक हथेली और 5 उंगली का कॉन्सेप्ट। 5 फिंगर कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। ये हथेली है, इसका 5 उंगली, 1 उंगली, 2, 3, 4 और 5। हथेली है चीन के लिए तिब्बत का क्षेत्र, और ये 5 उंगली जो है, पहला उंगली है ये है अरुणाचल, दूसरा उंगली है ये है आपको भूटान, तीसरा है सिक्किम, चौथा है आपको नेपाल और 5वां है लद्दाख। तो जिस तरह से हथेली और उंगली सब एक अंग का पार्ट होता है, एक शरीर का पार्ट होता है, उसी तरह से चीन का कहना है कि ये 5 ही उंगली, यानी अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख, ये 5 ही उंगली पार्ट है तिब्बत का, यानी ये 5 ही उंगली पार्ट है चीन का। तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश को चीन नहीं मानता है कि वो भारत का पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश को चीन हमेशा क्लेम करता है कि वो चीन का पार्ट है, वो तिब्बत का पार्ट है। अब देखो, इस न्यूज़ में क्या है? इस न्यूज़ में यह है कि एक ड्रोन है, हेरोन ड्रोन, नाम याद रख लेना, यहाँ पे हेरोन ड्रोन का नाम दिया हुआ है। हेरोन ड्रोन इजराइल की ड्रोन है जो लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पे 45 घंटे लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। हम कई सारे ड्रोन जो है इजराइल से हम लीज पे ले रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे देश के विदेश मंत्री वर्तमान में इजराइल की यात्रा पे गए, हो सकते हैं ये समझौता फिर से साइन हो, राइट। तो हेरोन ड्रोन की मदद से भारत अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण या चीन की सेनाओं की निगरानी कर रहा है। तो बस नाम याद रख लेना, वनडे एग्जाम को पूछा जा सकता है। हेरोन ड्रोन कहाँ से है? इजराइल की ड्रोन है, और इसके माध्यम से हम अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेनाओं की हरकत में नज़र रख रहे हैं। किशोरों और बच्चों को टीकाकरण पर फैसला जल्द। देखो, बच्चों को लेकर के टीकाकरण पे जल्द फैसला करेगा, और ये फैसला लेगा कौन? ये फैसला लेगा यहाँ पे एक संस्था लेती है भारत में, और उसका नाम है भारत के दवा नियंत्रक। ये फैसला लेते हैं कि कौन सा टीका यूज होना चाहिए, क्या यूज होना चाहिए, कौन सी मेडिसिन यूज होना चाहिए, वो सारा का सारा जो है डिसीजन लेने का काम करते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के दवा महानियंत्रक। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारतीय दवा नियामक संस्था
केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है। CDSCO का प्रमुख होता है, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। भारत में कौन सी ड्रग चलनी चाहिए, कौन सी दवा चलनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन चलनी चाहिए, इस पे अंतिम निर्णय लेने का काम करता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो ये जो संस्था है CDSCO, ये संस्था जो है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत आता है, और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके 6 जोनल कार्यालय हैं, 4 सब जोनल कार्यालय हैं, 13 पोर्ट ऑफिस और 7 प्रयोगशाला हैं। इसका विजन है भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। इसका मिशन है दवाओं के या सौंदर्य प्रसाधन के समान हो गया, चिकित्सा उपकरण हो गया, इसकी प्रभावशीलता या गुणवत्ता को बढ़ाना या सुनिश्चित करना, बेसिकली ये काम है। तो बेसिकली इस संस्था का काम होता है कि जो दवा है उसको रेगुलेट करना, कौन सी दवा मानक के अनुसार है, कौन सी मानक के अनुसार नहीं है, उस पर अंतिम निर्णय लेने का काम करता है भारत के दवा महानियंत्रक। एक बार इसको भी देख सकते हैं। बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के जंगलों में ठिकाना बना रहा IS के आतंकवादी नक्सलियों के साथ मिलकर के भारत में तूफान खड़ा कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भारत में अभी और बढ़ सकती हैं, राइट। देखो यहाँ पे जो ये न्यूज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट तय करे, दिल्ली हाई कोर्ट ये तय करे कि कौन से सुरक्षा संगठन क्या सुरक्षा संगठन RTI के दायरे में आते हैं। RTI जरूरी है, हमें पता है, हमारा अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा अधिकार है। लेकिन क्या सुरक्षा संगठन, मान लेते हैं कि कोई IB की खुफिया जानकारी क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम रॉ की कोई खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट डिसाइड करे कि क्या RTI के दायरे में खुफिया एजेंसी आएगी या सुरक्षा संगठन RTI के दायरे में आएंगे अथवा नहीं आएंगे। सभी केंद्रीय विद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होने की संभावना है। तो अब हिस्ट्री के अगर आप ग्रेजुएशन करोगे, ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन करोगे, पॉलिटी से ग्रेजुएशन करोगे, तो हो सकता है वो 4 साल की हो जाए। पहले महज कुछ डिग्री ही 4 साल के होते थे, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री होती थी 4 साल की होती थी, मेडिकल की डिग्री 4 साल से थोड़ी अधिक की होती थी। लेकिन अब हो सकता है कि सभी स्नातक के पाठ्यक्रम 4 वर्ष के हो सकते हैं। देखो फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी जो न्यूज़ मैंने डिस्कस किया था कश्मीर को लेकर के, कश्मीर में किस तरह से आतंकवादी बिहारियों को गोली मार रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को गोली मार रहा है, ठेला चलाने वाले लोगों को गोली मार रहा है, सामान्य शिक्षक को गोली मार रहा है, आम लोगों को गोली मार रहा है। वैसे कंडीशन में एक सख्त डिसीजन लिया जाए, यही कहना है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का कहना है कि एक सख्त उसका डिसीजन लिया जाए या एक सख्त निर्णय लिया जाए और एक सख्त उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, राइट। देश का पहला शराब संग्रहालय कहाँ पे बना है? गोवा में बना है। तो वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। देश का पहला शराब संग्रहालय, शराब म्यूजियम, वाइन म्यूजियम, पहला देश का वो बना है गोवा में। आज मंडे का दिन है और मंडे के दिन मुद्दा होता है, मुद्दा पे एक चर्चा होता है, पूरा पेज डेडिकेट होता है मुद्दा पे। तो आज का मुद्दा हमारा है हम सब भारतीय अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, तो उसी को लेकर के डिस्कस किया गया है। देखो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लेकर के मैं एक थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ, जो लगभग कई दिनों से या कई वर्षों से चर्चा में क्या है। जैसे मान लो भारत में क्या है कि आपको हिंदू बहुसंख्यक है, उसके बाद सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, ये सब अल्पसंख्यक है। लेकिन कई सारे राज्य हैं जहाँ पे कुछ जाति के लोग, कुछ धर्म के लोग बहुसंख्यक है, फिर भी वो अल्पसंख्यक में आते हैं। मसलन पंजाब में आप ले लोगे, पंजाब में क्या है, सिख जो है वो बहुसंख्यक है,
पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, लेकिन बावजूद जो है वो आते हैं अल्पसंख्यक में। तो इसको लेकर के लगातार सर्वोच्च न्यायालय में या दिल्ली हाईकोर्ट में मैटर जाता रहता है कि आप डिसाइड कीजिए, क्या राज्य के आधार पर अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का निर्धारण किया जाना चाहिए या केंद्र के आधार पर निर्धारण किया जाना चाहिए। पूरे देश की जनसंख्या में सिख की जनसंख्या देखोगे तो कम है निश्चित तौर पे, लेकिन पंजाब में अगर सिख की जनसंख्या देखोगे तो सबसे अधिक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या पंजाब राज्य में सिख को बहुसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए? इसी तरह से नागालैंड का अगर आप देखोगे तो नागालैंड में जो है क्रिश्चियन जो है वो बहुसंख्यक हैं, लेकिन आते हैं अल्पसंख्यक के दायरे में। यानी वो सारी की सारी सुविधा जो है नागालैंड में रहने वाले किसी हिंदू कम्युनिटी को नहीं मिलेगी, लेकिन नागालैंड में रहने वाले जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है, यानी वह सबसे अधिक जो रहते हैं वो हैं क्रिश्चियन, उसको सारी की सारी अल्पसंख्यक की सुविधा मिलेगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का विषय है, राइट। और इसको लेकर के लगातार चर्चा होती रहती है कि क्या राज्य के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण होना चाहिए या केंद्र के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण होना चाहिए। एक बार इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखा नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर के NSA लेवल की वार्ता भारत ने तय किया है, वो मैं नीचे डिस्कस कर दूंगा। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। ओके, ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मिशन हाइड्रोजन की घोषणा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किला के प्राचीर से भाषण देते वक्त 15 अगस्त 2021 को किया था। उन्होंने कहा था कि देश में अब जरूरत है कि मिशन हाइड्रोजन लाया जाए। अब देखो, हाइड्रोजन ऊर्जा को मिले प्रोत्साहन। सबसे पहले ये समझो कि हाइड्रोजन ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है। उसका रीजन है, पहला रीजन है कि देश में हमारे 70% कोयला जो है उत्पादित कोयला से बिजली होता है। यानी देश में मान लो 100 यूनिट अगर बिजली बनता है तो उसमें 70 यूनिट से अधिक बिजली जो है वो कोयला से बनता है। कोयला की मात्रा भारत में लिमिटेड है और कोयला का एक अच्छा खासा मात्रा हम विदेशों से आयात करते हैं। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा पिछले कुछ दिन में कि किस तरह से देश में कोयला की कमी से देश जूझ रहा था और ऐसे कंडीशन में बिजली कटने की समस्या थी। हो सकता था कई जगह बिजली कई दिनों के लिए कट जाए, ऐसा हो सकता था, लेकिन कोल इंडिया ने अच्छा स्टेप लिया और इस समस्या को तत्काल रूप से सॉल्व किया। लेकिन दीर्घकालीन रूप से सॉल्व किया ऐसा हम नहीं कर सकते। तो कोयला की समस्या से देश जूझ रहा है, इसलिए भी हमें हाइड्रोजन एनर्जी की आवश्यकता है। साथ ही साथ 160 अरब डॉलर का हम ऊर्जा आयात करते हैं। आप सोचो, भारत का लगभग अभी जो है विदेशी मुद्रा भंडार है 650 अरब डॉलर। 150 अरब डॉलर का हम ऊर्जा आयात करते हैं। अगर इतना ऊर्जा भारत में बनना शुरू करे तो प्रत्येक वर्ष उसमें 160 अरब डॉलर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जुड़ जाएगा। अभी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 1000 डॉलर से भी अधिक होता है, 1000 अरब डॉलर से भी अधिक होता है। 160 अरब डॉलर बड़ा अमाउंट होता है और इतना ऊर्जा का हम आयात करते हैं, यानी इतना पैसा जो है हमारा विदेशों में चला जाता है, राइट। तो हमारी विदेशी मुद्रा की खपत होती है। पेरिस समझौता में हमारी प्रतिबद्धता, पेरिस समझौता ने हमने डिसाइड किया था कि 2030 तक हम 40% जो अपना ऊर्जा को उत्पादन करेंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से करेंगे। 2030 तक 40% ऊर्जा का उपभोग रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से करेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और इसी प्रतिबद्धता को लेकर के हमें ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता है। अब देखो चुनौती क्या है। हाइड्रोजन ऊर्जा की सबसे पहली चुनौती है कि अभी ये काफ़ी कॉस्टली बन रहा है। 1 किलो हाइड्रोजन बनाने का जो कॉस्ट आता है लगभग $3.5 से $6.5 के आसपास आता है, तो काफ़ी कॉस्टली अभी है। अब इसी को लेकर के एक समिट हुआ था। उस समिट में हमारे देश के जो रिलायंस के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी जी, उनका कहना था कि कुछ समय बाद हम हाइड्रोजन ऊर्जा को $1 या इसके अंदर तक ला सकते हैं। यानी प्रति किलो हाइड्रोजन ऊर्जा की जो दर होगी वो $1 तक हम ला सकते हैं आने वाले कुछ वर्षों में। इसकी एक चुनौती यह है कि हाइड्रोजन एनर्जी जो होता है, H2 जो होता है, इसको तरल में कन्वर्ट किया जाता है और तरल में कन्वर्ट करने के लिए आपको -150 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। -250 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी कम तापमान पे इसको तरल में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तीसरी है कि ये काफ़ी जगह लेती है। 1 लीटर डीजल जितना जगह लेगा
लगभग 1000 डीजल जितना जगह लेगा उतना जगह 1 किलो हाइड्रोजन लेता है, राइट। तो ये काफ़ी जगह भी लेती है। तो ये सारी की सारी चुनौती है और इस चुनौती को निपटने के लिए सरकार कई सारे काम कर रही है और इसी के तहत मिशन हाइड्रोजन की घोषणा प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को किया गया था। तो बेसिक जो है, जो इस एडिटोरियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी इसको एक बार पढ़ लेना, मज़ा आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है। देखो यहाँ पे मंथन दिया हुआ हमारे देश के लोकसभा सदस्य हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। इनका एडिटोरियल है पूर्वोत्तर की बदलती तस्वीर। चूँकि ये भाजपा से जुड़े हुए हो सकता है अपने पार्टी का ज़्यादा प्रचार करें, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पूर्वोत्तर के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया। तो कई सारे काम किया। हम जो है आसियान के साथ अपना रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं। पहले आसियान के साथ जो है लुक ईस्ट पॉलिसी था, पहले आसियान के साथ था लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट की जगह अब आसियान के साथ जो हमारी नीति है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की है। और आसियान के साथ अगर हमारा संबंध इंप्रूव करना है तो निश्चित तौर पे हमें पूर्वोत्तर राज्यों को कनेक्ट करना पड़ेगा, पूर्वोत्तर राज्यों में हमें सुविधा बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आसियान के साथ जो हमारा जुड़ाव होता है वो बेसिकली म्यांमार के साथ होता है और म्यांमार के साथ जुड़ाव जो हमारा होता है वो पूर्वोत्तर के राज्यों से होता है। तो निश्चित तौर पर हमें पूर्वोत्तर राज्यों को सुविधा देना होगा, उसे बेहतर बनाना होगा और इसी के लिए सरकार ने कई सारे काम किया, उसी का डिस्कशन यहाँ पे। तो एक बार इसको आप लोग खुद से पढ़ लेना। ओके, ये न्यूज़ जो है ये संबंधित है सोलर ऊर्जा के लक्ष्य पाने पे हर साल करना होगा 1.1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। देखो हमने 2 टारगेट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के यानी नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के जो हमारा टारगेट है वो पेरिस समझौता के तहत है। हमने पहला टारगेट किया है कि 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी हम प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। और इस 175 गीगावाट में 100 गीगावाट किसका कंट्रीब्यूशन होगा, वो कंट्रीब्यूशन होगा आपको सोलर एनर्जी का। अभी का न्यूज़ है एग्जैक्टली 2021 के अगस्त का न्यूज़ है कि अभी तक हम सोलर ऊर्जा से महज 40.5 गीगावाट एनर्जी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2021 का ये अगस्त चल रहा है, 2022 तक का हमारा टारगेट है 100 गीगावाट। निश्चित तौर पे इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि अभी तक महज हम 40 गीगावाट ही रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं करूँगा, 40 गीगावाट ही हम सोलर एनर्जी से सोलर ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमें टारगेट अचीव करना है 100 गीगावाट का, जो लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। अब देखो दूसरा टारगेट क्या है। दूसरा टारगेट है हमारा कि 2030 तक 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा से हम ऊर्जा उत्पादित करेंगे। अब देखो 450 रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है जिसमें 280 गीगावाट का टारगेट जो है वो है सोलर एनर्जी का। तो ये दोनों ही टारगेट को अचीव करने के लिए, खास करके इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें जो है 1.19 लाख करोड़ का निवेश करना होगा सिर्फ सोलर एनर्जी को लेकर के। देखो रिन्यूएबल एनर्जी के कई सारे पार्ट हैं, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और भी कई सारे पार्ट हैं। तो सिर्फ सोलर एनर्जी से का टारगेट अचीव करने के लिए हमें प्रत्येक वर्ष 1.19 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। इसको एक बार देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में आई थी और इसमें टारगेट लिया गया है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसमें टारगेट लिया गया था कि 2022 तक हम पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाएंगे और 2025 तक हम 20% इथेनॉल मिलाएंगे। मान लेते हैं पेट्रोल में अगर 2025 तक 20% इथेनॉल मिलाना हमने शुरू कर दिया तो एटलीस्ट मान लेते हैं कि 20% कम हमें पेट्रोल का आयात विदेश से करना होगा। यानी जो विदेश में जो पैसा हमारा जाता था, ये पैसा कहाँ जाएगा, किसानों के जेब में जाएगा, क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन किसान करते हैं। निश्चित तौर पे 2022 तक किसानों की आय को उत्पादन करने में भी ये सहायक होगा, राइट। तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ है।
न्यूज़ के जब बैकग्राउंड को आप समझ में आता है ना, या बैकग्राउंड जब आप न्यूज़ का समझ लोगे तब आपको न्यूज़ समझने में आसानी होगी। जैसे इसका बैकग्राउंड अगर आप पता है कि ये न्यूज़ रिलेटेड है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 से, तो वैसे कंडीशन में ये न्यूज़ समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। और साथ ही साथ इसको कोरिलेट आप कर सकते हो, निश्चित तौर पे किसानों की आय से भी इसको कोरिलेट कर सकते हो। भारत सरकार का टारगेट है किसानों की आय को दोगुना करना। अशोक दलवाई की समिति की सिफारिश पे जो टारगेट है 2022 का टारगेट है। अब देखो इथेनॉल का उत्पादन कहाँ से होगा? इथेनॉल बनता है ईख वगैरह से। तो ईख कौन उत्पादित करता है? ईख उत्पादन करता है किसान करता है। तो ऐसे कंडीशन में किसानों की आय को भी दोगुना किया जाएगा, राइट। तो आप इस न्यूज़ को अन्य जगह से भी कोरिलेट कर सकते हो। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था कि राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में इथेनॉल बनाने के लिए कई सारी चीज़ों की यूज किया जा सकता है। आई थिंक 19 में भी क्वेश्चन पूछा था, 18 में भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। जैसे ईख यानी जो होता है, बिहार में उसको केतारी कहते हैं, अन्य जगह ईख कहते हैं, गन्ना कहते हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है। सरा आलू का प्रयोग किया जा सकता है। अन्य कई सारी चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है जो राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में दिया गया था, और उसी से संबंधित न्यूज़ था, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा था 2019 और 18 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। काफ़ी इनोवेटिव ये काम किया गया है। देश दुनिया को कचरे से कोयला बनाने का मंत्र देगा वाराणसी। निश्चित तौर पे अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे विश्व के लिए सकारात्मक कदम होगा कि किस तरह से कचरा का इस्तेमाल कोयला बनाने के लिए किया जा सकता है। आईएस की खुली धमकी, हर जगह निशाने पे होंगे शिया मुस्लिम। देखो जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ, विश्व में दो मुस्लिम का गुट है जो दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। शिया सुन्नी लगातार विवाद चलता है। विश्व का सबसे फेमस शिया कंट्री जो है वो ईरान है, और विश्व का सबसे फेमस सुन्नी कंट्री जो है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब सुन्नी कंट्री है, अफगानिस्तान सुन्नी कंट्री है, यूएई सुन्नी कंट्री है। पाकिस्तान में भी मेजोरिटी जो है वो है सुन्नी लोगों की। तो शिया सुन्नी विवाद लगातार चर्चा चलता है। और अभी देख रहे हैं कि किस तरह से तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में जो शिया कम्युनिटी थी, जो वहाँ पे माइनॉरिटी है, काफ़ी कम शिया मुसलमान है अफगानिस्तान में, उस पर भी लगातार हमला हो रहा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 100 शिया मुसलमानों को मार दिया गया। शिया के मस्जिद में जाकर के वहाँ पे बम धमाके से 100 शिया मुसलमानों को मार दिया गया। तो इस तरह की घटना लगातार तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में बढ़ रही है, और विश्व के अन्य जगह खास करके पाकिस्तान में भी शिया मुसलमानों पे अत्याचार की घटना बढ़ती रहती है। इसको जरूर देखें। हमारे देश के विदेश मंत्री इजराइल गए हैं, निश्चित तौर पे देखते हैं वहाँ पे इजराइल में भारत की अभी क्या क्या एग्रीमेंट साइन होता है। अगर कुछ विशेष एग्रीमेंट साइन होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा डिटेल में। अब देखो ये जो न्यूज़ है, भारत में सभी निवेशकों को मौका मिले। हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले क्वाड का समिट हुआ था, और क्वाड के समिट में एक जो फेमस चर्चा हुआ था वो है ग्लोबल सप्लाई चेन का। ग्लोबल सप्लाई चेन का ये फेमस चर्चा था क्वाड की मीटिंग में। यानी चीन पे जो इंटरडिपेंडेंसी थी अमेरिका, वो अमेरिका घटाएगी, जापान घटाएगा, इंडिया घटाएगा, ऑस्ट्रेलिया घटाएगा। चीन पे इंटरडिपेंडेंसी ये चारों के चारों देश घटाएंगे, और ये चारों के चारों देश अपने यहाँ वो सारा का सारा सामान बनाना शुरू कर देंगे जो चीन बनाता है इन देशों के लिए, राइट। तो ग्लोबल सप्लाई चेन विकसित करने को लेकर के, इसको डेवलप करने को लेकर के हमारे देश के विदेश मंत्री चर्चा कर रही है अमेरिका में, राइट। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस होने वाला। अफगानिस्तान पे NSA लेवल की वार्ता भारत करेगा, और भारत ने पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया। पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ हो सकता है इंडिया आए। उसके अलावा भारत ने रूस, चीन, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शामिल होने का जो है इसमें आमंत्रण दिया है कि वो आकर के इस मीटिंग में शामिल हो। और अफगानिस्तान में जो वर्तमान में ह्यूमन क्राइसिस चल रहा है उसके समाधान का प्रयास ये देश मिलकर करें। भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभाए। देखो इस न्यूज़ पे भी आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। ये न्यूज़ होने वाला है, ये मीटिंग होने वाला है 10 और 11 नवंबर को।
इसका जो भी आउटपुट होगा निश्चित तौर पे आप उसे देखना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो ये थोड़ा सा मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की IMF से $1 अरब के कर्ज पर वार्ता बेनतीजा रही। इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी IMF किसी भी देश में अगर कोई क्राइसिस होता है वर्तमान में, राइट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस खास करके कोई देश झेलता है, तो ऐसी कंडीशन में IMF लोन देता है। जब आपको IMF लोन देगा तो वो अपनी शर्तों को आपसे मनवाने का प्रयास करता है। मसलन भारत में भी इस तरह की समस्या थी 1990 के दशक में, 1991 में भारत में इस तरह की समस्या थी। भारत $6 अरब की डिमांड की IMF से, IMF ने भारत को लोन दिया, बदले में भारत को अपने यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाना पड़ा। तो LPG जो भारत ने अपनाया है वो मजबूरी में भारत ने अपनाया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है डॉलर का शॉर्टेज था। हम IMF के पास गए, IMF ने हमें लोन दिया और बदले में हम IMF की शर्त को इम्प्लीमेंटेशन किए, और उसका शर्त था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करना। हालांकि बाद में हमें इसका फ़ायदा हुआ, वो अलग बात है, लेकिन पहले हमने इसे मजबूरी में अपनाया था। तो इसी तरह का कुछ शर्त हो सकता है IMF ने पाकिस्तान पे थोपा होगा और पाकिस्तान उसे मानने से इनकार कर दिया। देखो यहाँ पे जो एक वनडे एग्जाम होने के लिए याद रखना आप कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 जो हुआ वो अमेरिका के अलास्का में हुआ, या अलास्का में, जो अमेरिका का एक जगह है अलास्का एक, वहाँ पे युद्धाभ्यास एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के सैनिकों के मध्य होता। बाकी इंडिया और USA रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था इंडिया USA रिलेशन को लेकर के, उससे जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक अर्थ शॉर्ट पुरस्कार समारोह जो ब्रिटेन में हुआ है, इसमें प्रिंस विलियम के द्वारा जो 2 अवार्ड दिया गया, खास करके इसे इको ऑस्कर कहा जाता है, यानी इकोलॉजी का ऑस्कर इस अवार्ड को कहा जाता है, अर्थ शॉर्ट पुरस्कार को। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा से ई-रिक्शा बनाने वाली तमिलनाडु की छात्रा विनिशा उमा शंकर को ये एक अवार्ड मिला है, और साथ ही साथ दिल्ली के पराली को जैव उत्पादकों में बदलने, दिल्ली के पराली को जैव उत्पादों में बदलने की तकनीक विकसित करने वाले विद्युत मोहन के अवार्ड मिला है। तो 2 नाम याद रख लेना, एक तमिलनाडु की विनिशा उमा शंकर हैं और दूसरा है दिल्ली की विद्युत मोहन, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, अर्थ शॉर्ट पुरस्कार दिया गया है, और इसे इको ऑस्कर कहा जाता है, यानी इकोलॉजी के क्षेत्र में ये ऑस्कर सम्मान के सदृश है। शुक्र ग्रह पे जीवन की संभावना नहीं है। वैसे भी आपको पता होगा कि शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, राइट। तो निश्चित तौर पे वहाँ पे जीवन की संभावना नहीं है। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।